कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। रुद्राक्ष ने हया को देखा और धीरे से उसकी गर्दन को चूमते हुए उससे दूर होते हुए बोला, ठीक है, अब तुम आंखें खोलो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष ऐसा भी क्या? तभी अचानक ही हया की नजर सामने पड़ी थी। उसके गले में पड़ी खूबसूरत डायमंड चेन इस वक्त जगमगा रही थी, जिसके काफी छोटा सा कुछ लिखा था। हया ने जल्दी से उसको अपने हाथों में लेके देखा तो उस पेंडेंट पे रुद्राक्ष और हया के नाम को जोड़ के एक खूबसूरत स्टाइल का पेंडेंट बनाया गया था। हया हैरानी से बोली, रुद्राक्ष? तभी रुद्राक्ष उसके करीब आते हुए बोला, पसंद आया तुम्हें? रुद्राक्ष धीरे से बोला तो हया ने हाँ में सर हिला दिया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, जब पसंद आया तो फिर ऐसा जवाब किस लिए? हया ने रुद्राक्ष की आंखों में देखा और फिर अगले ही पल रुद्राक्ष के गले लग गई। रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या हुआ है हया? फिर से आंसू? तुम चाहती क्या हो आखिर? हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मुझे माफ कर दो, मैंने क्या कुछ नहीं बोला तुम्हें, कितना सुनाया तुम्हें, लेकिन तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया, मुझे मनाया, और आज भी तुम मेरे लिए ये सब। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, मेरा हक है यह, और तुम ये हक मुझसे नहीं छीन सकती, इसलिए चुप रहो। वैसे हाँ, अगर तुम भी मुझे तोहफे में कुछ देना चाहो तो दे सकती हो, मेरा मतलब है तुम खुद को मुझे सौंप सकती हो। फिर से रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, जो पहले से तुम्हारा है उसको कितना पाओगे? हया की बात पे रुद्राक्ष उसके कान के एकदम करीब होते हुए बोला, और ज्यादा गहराई से, बहुत करीब से। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया के होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। कुछ देर बाद हया धीरे से बोली, चलो अब चलें? जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे लगता है सब लोग आ गए होंगे। रुद्राक्ष टाइम देखते हुए बोला, अभी तक तो नहीं आए होंगे, चलो तुम रेडी हो जाओ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, मैं वो करके आता हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष बालकनी में चला गया था और हया ने एक बार फिर खुद को देखा और फिर धीरे से बोली, थैंक यू। रुद्राक्ष इतना कह के हया वॉशरूम में चली गई थी। फलक का रूम फलक तैयार हो गई थी, उसकी आंखें हल्की भीगी हुई थीं। उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करें। आज उसकी शादी होने वाली थी, वो भी ऐसे इंसान से जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। है सिर्फ जबरदस्ती का रिश्ता था जो आज जुड़ने जा रहा था। ना तो अनिरुद्ध उसको पसंद करता था और ना ही उसकी फैमिली। इतने प्यार से पली बढ़ी लड़की आखिर कैसे उस परिवार में रहेगी जो उसको सख्त नापसंद करते थे? यही सोच के फलक फिर से रोने लगी थी। वो बिल्कुल भी इस घर से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आज सिर्फ उस अनिरुद्ध की वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा था। फलक गहरी सांस लेकर बोली, आखिर क्यों ये सब? क्यों अनिरुद्ध? तुमने क्यों मुझे इतना मजबूर कर दिया? यही सोच के फलक ने एक बार खुद को देखा। तभी अचानक उसके कमरे पे आहट हुई थी। हया जल्दी से अंदर आते हुए बोली, तो हमारी दुल्हन तैयार है ना? हया फलक को देखते हुए बोली, वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, सच में मेरी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। हया की बात पे फलक धीरे से बोली, भाभी इस खूबसूरती का क्या करना मुझे? खैर जाने दीजिए, ये बताइए मॉम कहाँ है? वो एक बार मुझसे मिलने नहीं आई। हया धीरे से बोली, फलक तुम तो जानती हो ना आज कितना काम है, और वो भी गेस्ट को देख रही हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो प्लीज, देखो मैं तो आ गई ना। हया धीरे से बोली तो फलक गहरी सांस लेकर बोली, भाभी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहलाना बंद करिए मॉम, इतनी भी बिजी नहीं थी, वो एक बार यहाँ ना आ सके, आप अच्छे से जानती हैं ये बात। हया धीरे से बोली, फलक मेरी बात समझो प्लीज, चाची बिजी हैं बस, और उन्होंने मुझसे बोला था तुम्हें जल्दी से नीचे लेके आने को। फलक धीरे से बोली, अच्छा क्या आपसे बात करने लगी वो? इतनी बातें करने लगी, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में? आप कब से इतना झूठ बोलने लगी हैं भाभी? फलक की बात पे हया गहरी सांस लेने बोली, अच्छा ठीक है, अब ये बात हम खत्म करें, तुम प्लीज परेशान मत हो, तुम तैयार हो ना? मैं नीचे जाके देखती हूँ, शायद बारात भी आ गई हो, और हाँ नीचे सब तुम्हारे वेट रहे हैं। इतना कह के हया नीचे चली गई थी और फलक की आंखें फिर से भीग गई थीं। गार्डन नीचे बारात आ चुकी थी।
शेखावत परिवार ने काफी अच्छा वेलकम किया था मेहमानों का। शादी का फंक्शन गार्डन में हो रहा था। आज शेखावत परिवार का खूबसूरत गार्डन और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जहां बड़े ही खूबसूरत स्टाइल का मंडप सजाया हुआ था। लेकिन शेखावत परिवार के कुछ लोग बहुत परेशान थे। जहां वीना अपनी बेटी और बहू दोनों के लिए परेशान थी, वहीं ईशान के दिमाग में रुबिका की बातें घूमने लगी थीं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो आखिर करे तो क्या करे। अभी तक उसको अरीना ने परेशान किया हुआ रहा और आज रुबिका भी उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। वहीं अनिरुद्ध आज काफी खूबसूरत लग रहा था। व्हाइट शेरवानी उस पे काफी खिल रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। शायद वो भी फलक के साथ ये सब करके खुश नहीं था। अभी अनिरुद्ध कुछ सोच ही रहा था जब हया बिल्कुल उसके करीब आके बोली, अनिरुद्ध कैसे हो तुम? अनिरुद्ध धीरे से बोली, आपकी प्यारी बहन जैसी ननद से मेरी शादी होने वाली है तो अच्छा ही होगा। अनिरुद्ध की बात पे हया धीरे से बोली, अनिरुद्ध क्या तुम नॉर्मल हम लोगों से बात नहीं कर सकते? हया की बात पे अनिरुद्ध धीरे से बोला, क्या आपको लगता है इतनी दुश्मनी के बाद भी मैं आप लोगों से नॉर्मल पेश आऊं? तो शायद आपसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं है। और हाँ, जल्दी से ये रस्में निपट जाए तो हम लोग यहाँ से जाए, क्योंकि शेखावत परिवार के बीच सांस लेने में भी घुटन होती है मुझे। हया धीरे से बोली, ठीक है, तुम्हें हम सब बुरे लगते हैं, तुम्हें घुटन होती है, जो तुम सोच लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इन सब की सजा तुम प्लीज फलक को मत देना। पहले ही वो अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाके तुमसे शादी कर रही है और यहाँ हर कोई उससे नफरत कर रहा है। तुम्हारी वजह से दादू भी उसकी शादी में शामिल नहीं है। तुम जो भी चाहो सब करो, लेकिन फलक को बिल्कुल भी हर्ट मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। हया की बात अनिरुद्ध आराम से बोला, वो अब मेरी होने वाली बीवी है, उसके लिए मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए मैं हूं, तो आप लोग भी उसके लिए इतना परेशान मत होइए। और हाँ, मेरा इस परिवार से रिश्ता जोड़ना सिर्फ इस परिवार के लिए सजा है, इसलिए आप लोग ज्यादा खुश मत हुए। वैसे मिसेज हया, आज आप अपने पति के बिना कैसे? कहीं ये सच्चाई मेरी प्यारी बीवी ने सिर्फ आपको ही तो नहीं बताई? खैर, जो भी है, अभी अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था जब हया उसको उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे लगा था तुमसे इज्जत से बात करूंगी तो शायद तुम कुछ समझोगे। आखिर हमारे होने वाले दामाद हो तुम, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हें तमीज से पेश आना पसंद नहीं है तो एक बार अच्छे से याद रखना, मिस्टर सिंघानिया फलक को अगर जरा भी कोई प्रॉब्लम हुई, अगर तुमने जरा भी उसको हर्ट करने की कोशिश की, तो उस दिन हम ये भूल जाएंगे अनिरुद्ध सिंघानिया कौन है और उससे फलक का क्या रिश्ता है। इतना कह के हया आगे बढ़ गई थी और अनिरुद्ध के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद ईशान और रुद्राक्ष दोनों ही फलक को नीचे ले आए थे। कोई इस शादी से नाराज था, कोई खुश था, हर किसी के चेहरे पे अलग से भाव थे। हया खुद फलक के लिए काफी परेशान थी। वीना भी अब फलक को देख रही थी। जो भी था, लेकिन फलक उसकी बेटी थी और अपनी बेटी को दुल्हन के इस रूप में देख के उसके दिल में अजीब सी खुशी हुई थी। मन्नत जी और शिवाय दोनों ही एक माँ बाप की तरह फलक के साथ थे। अब अर्शी सिंघानिया भी अपने बेटे की शादी में खुशी से हर एक रस्म कर रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी जो भी था, अब उसको फलक को अपनी बहू बनाना था। यही सोच के अर्शी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और उसको लेके मंडप की तरफ बढ़ गई। आखिर क्या करेगा अब अनिरुद्ध? क्या दे पाएगा वो फलक को प्यार? मुंबई, जन्नत विला, गार्डन। कुछ देर में शादी हो चुकी थी और रुद्राक्ष और हया दोनों ही सामने देख रहे थे। अब विदाई की बारी थी। अनिरुद्ध अभी भी सेम एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। फलक के चेहरे पे भी कोई खुशी नहीं थी। वीना रोते हुए बोली, मैं जानती हूं, जैसे हम सबने सोचा था वैसे तुम्हारी शादी नहीं हुई फलक, लेकिन अब बस जो फैसला तुमने सबके खिलाफ जाके लिया है, उम्मीद करना तुम्हें उससे तकलीफ ना हो। वीना अनिरुद्ध के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। अनिरुद्ध, वो अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं थी। वीना की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, फिक्र मत करिए, आंटी मैं बहुत अच्छे से आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। अनिरुद्ध की बात पे फलक ने अजीब नजरों से उसको देखा था। रुद्राक्ष अनिरुद्ध को देखते हुए बोला, जो तुम कर चुके हो उसकी सजा तुम्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरी बहन की पसंद थे तुम, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, अगर तुमने या तुम्हारे परिवार ने
मेरी बहन को चोट पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो मैं बहुत आराम से उसको विधवा कर सकता हूँ और मुझे इस बात से जरा भी दिक्कत नहीं होगी, समझे तुम? इतना कह के रुद्राक्ष ने फलक का हाथ अनिरुद्ध के हाथों में दे दिया था। हैया ने भी रुद्राक्ष के कांधों पे हाथ रखा था। वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष, इस वक्त ये बातें मत करो। इतना कह के हैया धीरे से बोली, फलक, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं बस यही उम्मीद करूंगी तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। इतने कह के हैया ने अनिरुद्ध को देखा, जो तिरछी मुस्कान लिए सबको देख रहा था। कुछ देर बाद विदाई हो गई थी और फलक हमेशा के लिए अनिरुद्ध की हो चुकी थी। सिंघानिया हाउस। फलक बेड पे बैठी थी। अब तक इस घर में उसको कुछ अजीब नहीं लगा था। वो शांत थी और खामोश थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था अनिरुद्ध की फैमिली उसके साथ इतने अच्छे से कैसे बिहेव कर रही थी, क्योंकि जितना वो जानती थी अनिरुद्ध और उसकी फैमिली दोनों हो शेखावत परिवार से नफरत करते थे। अभी वो इन्हीं सोचों में बैठी थी जब अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला था। फलक जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद करके बैठ गई थी। अनिरुद्ध ने अंदर आके अपनी शेरवानी के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। फलक अभी भी नजरें नीचे करी बैठी थी। उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अनिरुद्ध ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गया। वो जब बाहर आया तो फलक अभी भी वैसे ही बैठी थी। अनिरुद्ध काफी हॉट लग रहा था। फलक की नजर ना चाहते हुए उस पे चली गई थी। अनिरुद्ध फलक को देखते हुए बोला, कब तक चलेगा ये दिखावा? अगर पूरी रात तुम्हें ऐसे ही बैठना है तो एक काम करो, बाहर बालकनी में बैठ जाओ, क्योंकि मैं थक गया हूं और सोना चाहता हूं। अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से बोली, क्यों? अब तुम्हें फर्स्ट नाइट नहीं मनानी? क्या हुआ? इस हद तक तड़पे थे यहाँ आने के लिए, अब आ गए हो तो एंजॉय करो। क्या हुआ? मैं हूं तुम्हारे सामने। फलक गुस्से से अपना दुपट्टा फेंकते हुए बोली तो अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान लिए बोला, अच्छा तो तुम हमारी फर्स्ट नाइट मनाना चाहती हो? इतना कह के अनिरुद्ध धीरे धीरे फलक के करीब आने लगा था। तभी अचानक ही फलक धीरे से बोली, हाँ आओ ना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। आखिर कब तक इस बोझ में जीऊं? अच्छी खासी जिंदगी खराब करी है तुमने मेरी अनिरुद्ध। मेरे अपने दादू मेरी शादी में नहीं थे, उनके खिलाफ गई हूं मैं तुम्हारी वजह से। सिर्फ इस रात की वजह से तुमने ये सब किया था, सिर्फ इस रात की वजह से। तो चलो अब अपने ये ख्वाब पूरे करो और मुझे कल मेरे घर भेज देना, ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। फलक की बात पे अनिरुद्ध उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए बोला, जैसा तुम्हारा परिवार वैसी तुम्हारी सोच, इसलिए मैं जरा भी हैरत में नहीं हूं। आखिर तुम इतनी गिरी हुई बातें कैसे कर रही हो? अब एक काम करो, ये कपड़े बदल के सो जाओ, मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है। अनिरुद्ध की बात पे फलक ने उसको देखा और फिर खामोशी से वॉशरूम में घुस गई। जितना बुरा उसने सोचा था, अनिरुद्ध उतना बुरा नहीं था। उसने अभी तक उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। कुछ देर बाद फलक कब वापस आई तो अनिरुद्ध बेड पे लेटा हुआ था। फलक ने एक नजर उसको देखा और सोफे पे जाके लेट गई। तभी उसके कानों में अनिरुद्ध की ठंडी आवाज पड़ी थी। अनिरुद्ध धीरे से बोला, बीवी हो, मेरी खरीदी हुई गुलाम नहीं हो, चुपचाप यहीं आके सो। अनिरुद्ध की बात पे फलक और ज्यादा हैरान हो गई थी। ये बोल क्या रहा था? क्या ये उसको सजा देने यहां नहीं लाया था? अनिरुद्ध नींद भरी आवाज में बोला, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बीवी, फिलहाल के लिए यहां आके सो जाओ, वरना मुझे खुद तुम्हें गोद में उठाना पड़ेगा। इतना कह के अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली थीं और फलक भी उसके बराबर में आके लेट गई थी। उसकी नजर गहरी नींद में सोए अनिरुद्ध पे थी, जो इस वक्त कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। फलक कुछ देर अनिरुद्ध को ऐसे ही देखती रही, लेकिन तभी अचानक अनिरुद्ध धीरे से बोला, मुझे देखने से तुम्हें नींद नहीं आ जाएगी, आंखें बंद करो। अनिरुद्ध की बात पे फलक ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसकी आंखें बंद करते ही अनिरुद्ध की आंखें खुल गई थीं। वो गौर से फलक को देख रहा था। अनिरुद्ध ने फलक को गौर से देखा और किसी को कॉल करते हुए बोला, अभी वो ठीक है, लेकिन ये सब करके तुम उससे नजरें मिला पाओगे? अनिरुद्ध की बात पे अगली तरफ से कुछ बोला गया था और अगली तरफ से जवाब सुन के अनिरुद्ध शांत हो गया था। अगली सुबह पूरा शेखावत परिवार इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा था। ईशान के चेहरे पे पसीने की बूंदें थीं। रुद्राक्ष और हैया दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे।
पुष्कर शेखावत भी कुछ शांत से थे। तभी एक सर्वेंट बाहर से आते हुए बोला, सर, ये अरीना मेम में भिजवाया है। अरीना का नाम सुन के रुद्राक्ष धीरे से बोला, भाई के लिए कुछ भिजवाया होगा। रुद्राक्ष की बात पे सर्वेंट जल्दी से बोला, नहीं सर, मेम ने कहा था ये सब घर वालों के लिए है और उसको सबके सामने खोला जाए। जैसे ही ईशान ने सबका नाम सुना, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी आ गई थी। वीना की हालत भी कुछ ऐसी थी, सब लोग अब सामने देख रहे थे। हया भी शायद बहुत कुछ समझ गई थी, उसने अपनी नजरें झुका ली थी। पुष्कर शेखावत उठते हुए बोले, हम सब हैं यहाँ, खोलो इसको। पुष्कर शेखावत के हुक्म पे वीना जल्दी से बोली, अरे डेड, मुझे लगता है इसको कोई गलत फहमी हुई है। अरीना ने जरूर ईशान के लिए कुछ भिजवाया होगा। वीना की बात पे पुष्कर शेखावत थोड़े रूखे अंदाज से बोले, वीना बहू, यहाँ सिर्फ तुम ही होशियार नहीं हो, औरों को भी मौका दो। जेनी भी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पुष्कर शेखावत की बात पे सब ब्रेकफास्ट छोड़ के मेन हॉल में आ गए थे और बीच में वो बॉक्स रखा था जो अरीना ने भेजा हुआ था। इससे पहले मन्नत जी बॉक्स खोलती, तभी अचानक ही उनका फोन बजा था। मन्नत जी ने सामने देखा तो अरीना का नाम जगमगा रहा था। मन्नत जी जल्दी से फोन उठाते हुए बोली, अरीना बेटा, कहाँ हो तुम? कितने कॉल्स किए तुम्हें? घर की बेटी की शादी थी और हमारी बड़ी बहू यहाँ नहीं थी। क्यों बेटा, आखिर किस लिए तुम यहाँ से गई? और तुमने कहा था जल्दी आओगी, लेकिन तुमने ये भिजवा दिया। आखिर है क्या यह? अरीना गहरी सांस लेके बोली, बड़ी मॉम, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप इस बॉक्स को मेरे सामने खोलिए प्लीज। मन्नत जी ने हैरानी से उसको देखा और फिर बिना कुछ कहे बॉक्स खोलने लगी और बॉल्स खोलते ही अगले पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि सामने डाइवोर्स पेपर रखे थे जिस पे अरीना के साइन हो चुके थे। हया, वीना और ईशान को छोड़ यहाँ खड़े हर एक इंसान को एक झटका लगा था। पुष्कर शेखावत गुस्से से मन्नत जी के हाथों से फोन लेते हुए बोले, क्या है ये सब अरीना? हमारे घर की बहू बेटियां तलाक नहीं लेती क्या? तुम्हें पता नहीं ये बात? ये सब किस लिए? इतनी अच्छी शादीशुदा जिंदगी को क्यों आग लगाना चाहती हो तुम? पुष्कर जी की बात सुन के अरीना धीरे से बोले, बिल्कुल डेढ़ सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बार अपने पोते से पूछिए ये शादीशुदा जिंदगी कितनी खुशहाल थी। मेरे इन डाइवोर्स पेपर के बारे में शायद ज्यादा अच्छे से वहीं आपको समझा पाएं। अरीना की बात पे सबने ईशान को देखा था। आखिर क्या होगा अब? क्या जवाब देगा ईशान? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।